छात्रों पर गोली चलाने से राजपूत और बिहार मिलिट्री पुलिस की बटालियन पहले ही इनकार कर चुकी थी, लिहाजा उन्हें हटाकर गोरखा सिपाहियों को बुला लिया गया। यह सन 1942 की क्रांति का दौर था और 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनकी गिरफ्तारी होते ही पूरे बिहार में आंदोलन की चिंगारी भड़क उठी। पुलिस प्रशासन के प्रयासों को इस बार छात्र शक्ति का सामना करना पड़ा। ये गांधी जी के नहीं, आजादी के पुजारी थे। ब्रिटिश हुकूमत के रेल तार जैसी चीजों को ये अहिंसा के दायरे में मानते ही नहीं थे। इस दौरान 11 अगस्त को पटना के भंवर पोखर में सभा को संबोधित करते हुए अनुग्रह बाबू कैद कर लिए गए, जिसकी प्रतिक्रिया में छात्रों की टोली सचिवालय पर झंडा फहराने चल पड़ी। तिरंगा फहराने का इरादा लिए छात्र सचिवालय के पूर्वी गेट की ओर पहुंचे, जहां ईसाई जिलाधिकारी WG आर्चर गोरखा सिपाहियों के साथ उन्हें रोकने के लिए तैनात था। जब रुकने या गोलियां खाने का आदेश हुआ तो 9वीं कक्षा के 14 साल के देवीपद चौधरी झंडा लिए आगे बढ़े। गोली खाकर गिरते देवीपद के हाथ से झंडा पुनपुन के दशरथा गांव के राम गोविंद सिंह के हाथ आया। वो बढ़े और गोली खाकर गिर पड़े। राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल के छात्र रामानंद सिंह ने अब झंडा थाम लिया। धनरुआ पटना के निवासी रामानंद सिंह की शादी थोड़े ही दिन पहले हुई थी और वो उपनिवेशवादियों की गोलियों का अगला शिकार बने। गर्दनीबाग उच्च विद्यालय के छात्र राजेंद्र उनके ठीक पीछे थे। उन्होंने झंडा थाम लिया। सचिवालय पर झंडा फहराने से पहले ही वो भी गोली खाकर नीचे गिर पड़े। जगपति कुमार उनके पास ही थे। उस वक्त जगपति BN कॉलेज के छात्र थे और 1938 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। छात्रों के इस दल में वो सबसे बड़े थे और माना जाता है कि झंडा फहराने की कमान उनके ही हाथ में थी। जगपति को एक गोली हाथ में लगी और दूसरी गोली छाती में, तीसरी गोली जांघ में। इतने पर भी जगपति तिरंगे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। जगपति के हाथ से उमाकांत ने झंडा ले लिया और पुलिस ने उन्हें भी गोलियों का शिकार बनाया। राममोहन राय सेमिनरी के ही 9वीं कक्षा के छात्र रमाकांत सिंह भी गोली खाकर वीर गति को प्राप्त हुए और रामकृष्ण सिन्हा, जो उस वक्त पटना कॉलेज के छात्र थे, माली बनकर सचिवालय में घुस आए थे। रमाकांत सिंह के साथ मिलकर झंडा उन्होंने फहराया था। वो गिरफ्तार कर लिए गए थे और लंबे समय तक जेल में रहे। इस स्मारक को बहुत पास से देखने की व्यवस्था सामान्य लोगों के लिए नहीं है, इसलिए हम भी पास जाकर सभी नाम नहीं पढ़ पाए। इसका शिलान्यास 15 अगस्त 1947 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया था। 7 छात्रों और तिरंगे वाली पीतल की इस प्रतिमा को देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया था। इटली में बनाकर ढालकर बाद में यहां लाकर इस मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। पटना सचिवालय या विधानसभा के ठीक सामने खड़ी ये मूर्ति शहीद स्मारक कहलाती है। सन 1984 में सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद रामकृष्ण सिन्हा की मृत्यु हो गई। पटना के DM की 22 सितंबर 1948 की चिट्ठी में उनके काम का भी जिक्र आता है। झंडा फहराने वाले और 7 वीर सेनानियों के साथ ये 8वां नाम अभी भी गुप्त रहता है। इस घटना की आंच इतनी तेज थी कि तब के वाइसरॉय लिन लिथगो ने ब्रिटिश चर्चिल को लिखे अपने टेलीग्राम में इसकी तुलना 1857 के स्वतंत्रता समर से की थी। कदम कुआं, जो छात्रों का इलाका माना जाता था, उस पर हवाई हमले की योजना बनाई गई थी और उसे तब रोका गया जब भारतीय अधिकारी इसके खिलाफ इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। गौर करने लायक है कि 1942 से 47 का दौर गांधी के अहिंसक आंदोलन का दौर नहीं था। इस दौरान करीब 10,000 भारतीय उपनिवेशवादी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे। इनमें से कोई एक भी कांग्रेसी बड़ा नाम आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। जी हां, यह जरूर है कि आजादी दिलवाने का श्रेय हमेशा कांग्रेस लूट कर ले जाना चाहती है, वो भी तब जब गांधी अक्टूबर 1936 में ही तरीकों और मत के अलग होने के कारण कांग्रेस से इस्तीफा देकर अलग बैठे थे।
हर साल 11 अगस्त को इन प्रतिमाओं को माला पहनाने के लिए नेताओं की बड़ी भीड़ जुड़ती है। पहले पीडब्ल्यूडी और अब टाटा कंपनी की देखरेख में रहने वाला यह स्मारक उस दिन पास से देखने के लिए भी खुला होता है, यानी आज के दिन आप इसे पास से देख सकते हैं। अगर आप पटना में कभी इस स्मारक के सामने से गुजरे तो थोड़ा रुककर एक नज़र सचिवालय का गुंबद जरूर देख लीजिएगा। ये 19-20 साल या फिर उससे भी कम उम्र के जो लड़के थे, ये कहां से चलकर और किस ऊंचाई पर झंडा फहराना चाहते थे, इसका कुछ अंदाजा तो आपको जरूर हो जाएगा। और हां, जो कहते हैं कि आजादी चरखा चलाने से आई है, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि आजादी चरखा चलाकर नहीं आई है। धन्यवाद।